किडी टून्स। धौलापुर नाम के एक गांव में महेश नाम का एक गरीब किसान रहता था, जिसके पास एक बूढ़ी सी गाय थी और वो भी दूध नहीं देती थी। महेश के घर में उसके साथ उसकी माँ भी रहती थी, जो काफी लंबे समय से अस्थमा की बीमारी से जूझ रही थी। अपने छोटे से खेत पे वह जितने भी पैसे कमाता, माँ के इलाज करवाने और दवाइयों के पीछे वो सारे पैसे खत्म हो जाते। एक दिन की बात है, महेश बहुत ज्यादा उदास बैठा था और अपने आप से कहता है, हे भगवान, कुछ तो रास्ता दिखाओ, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इस बार घर चलाने के लिए पैसे कहाँ से लाऊं? माँ की दवाई लाने के लिए भी पैसे नहीं है। थोड़ा बहुत खर्चा खेती बाड़ी से निकल जाता था, पर इस बार बिन मौसम बरसात ने सब कुछ चौपट कर दिया है। हे भगवान, बहुत बड़ी दुविधा आन पड़ी है। ये सोचकर महेश अपने घर की तरफ निकल जाता है। कुछ देर बाद वह घर पहुंचता है तो सामने की चारपाई पर उसकी माँ जोर जोर से खांस रही होती है। अरे माँ, आप ठीक तो है ना? रुको, मैं पानी लेकर आता हूँ। और मिट्टी के मटके से स्टील के ग्लास में पानी लेकर आता है और अपनी माँ के पास में जाकर बैठता है और उन्हें अपने हाथ से पानी पिलाता है। ये लो माँ, पानी पी लो। पानी का ग्लास अपनी माँ के हाथ में वहा देता है और महेश माँ की पीठ को हल्के हल्के हाथों से मलने लगता है। माँ, आपकी तबीयत कुछ ज्यादा खराब हो गई है ना? हाँ बेटा, वो मेरी दवाइयाँ 3 दिन पहले ही खत्म हो गई थी ना, बस इसलिए। इतना कहते ही माँ फिर जोर जोर से खांसने लगती है। महेश माँ की पीठ मलता है, फिर माँ को कुछ आराम मिलता है। हे भगवान, मैं कितना बदनसीब बेटा हूँ, अपनी माँ का ठीक से ख्याल भी नहीं रख पाता। कोई बात नहीं बेटा, तू तो मेरा ख्याल रखने की बहुत कोशिश करता है, मगर अब भगवान को ही ये मंजूर है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। तू अपने आप को दोष मत दे बेटा। माँ, आप आराम करो, तब तक मैं आपके लिए खाना बना देता हूँ। फिर आप खाना खाकर सो जाना और कल तक मैं आपकी दवाइयों की व्यवस्था भी कर दूंगा। महेश चारपाई से उठता है और रसोई के अंदर जाकर मिट्टी के चूल्हे में कुछ सूखी लकड़ियां डालकर आग जलाने लगता है। जैसे ही वो आग जलाता है, पूरे कमरे में धुआं फैल जाता है। धुएं के कारण उसकी माँ जोर जोर से खांसने लगती है। महेश अपनी माँ की जोर जोर से खांसता देखकर घबरा जाता है और माँ को तुरंत उठाकर घर से बाहर ले आता है। मैं भी कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। पता है कि मेरी माँ को अस्थमा की बीमारी है और फिर भी पूरे घर में धुआं धुआं कर दिया। अरे बेटा, कोई बात नहीं, इसमें तेरी क्या गलती है? तू तो मेरे लिए खाना बना रहा था, लेकिन तुझसे हुआ नहीं, वो बात अलग है। मुझे लगता है बेटा, तुझे शादी कर लेनी चाहिए। माँ, ये आप क्या बात कर रही हैं? मैं नहीं करने वाला शादी वादी, और क्या पता शादी के बाद कैसी लड़की आ जाए, अगर उसने आपकी सेवा नहीं की तो। नहीं बेटा, तू हर बार मेरे बारे में मत सोचा कर, कुछ तो अपने लिए भी सोचा कर। और मैं अभी बूढ़ी हो चुकी हूँ, मैं बहू का मुंह देख लूंगी तो मेरी जिंदगी संवर जाएगी। और बेटा, मेरी जिंदगी का क्या भरोसा। ये क्या कह रही हो माँ? कुछ नहीं होगा आपको, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। महेश सीधा चूल्हे में जाकर खाने बनाने लगता है। खाना बनाने के बाद वह माँ को खाना खिला देता है और खुद भी खाना खाता है। अगले दिन सुबह महेश अपने छोटे से खेत में चला जाता है और दूसरी तरफ महेश की माँ की तबीयत घर में बहुत ज्यादा खराब होने लगती है, तो वह बहुत ज्यादा खांसने लगती है। ये सब मुझे क्या हो रहा है? मुझे सांस लेने में तकलीफ क्यों हो रही है? कोई मुझे पानी पिला दो। महेश भी घर में नहीं है। हे भगवान, कुछ तो मदद करो। महेश की माँ बहुत ज्यादा तड़पने लगती है और जैसे तैसे घर के अंदर से उठकर दरवाजे के पास जाकर जमीन पर गिर पड़ती है। तभी अचानक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है। अरे अरे माँ जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, बस मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो।
इतना सुनते ही वो लड़की दौड़कर अंदर जाती है और कोकिला के लिए पानी लेकर बाहर आती है। ये लो माँ जी, पानी पी लो। इतना बोलते ही सुमन पानी का ग्लास वही जमीन पर रखती है और कोकिला को अपने हाथों से पानी पिलाती है। पानी पीने के बाद कोकिला को थोड़ा आराम महसूस होता है। तभी सुमन माँ को बोलती है, ठीक है माँ जी, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलते ही सुमन महेश के घर से बाहर की तरफ निकलती है। तभी वहाँ पर महेश भी पहुँच जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी कोकिला बोलती है, रुको बेटा। इतने में ही सुमन तुरंत पीछे की तरफ मुड़ती है और बोलती है, हाँ माँ जी, बोलिए। तुम कौन हो बेटी, जिसने आकर मेरी जान बचाई? इतना सुनते ही सुमन की आंखें भर आती है और वो फिर बोलती है, माँ जी, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ हूँ। जब 8 साल की थी तो मेरी माँ की मौत हो गई थी और फिर मैं अपने ताई और ताऊ के यहाँ पर रहती थी और कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे घर से निकाल दिया। बस मैं यूं ही भटकती रहती हूँ और शाम होते ही मंदिरों में जाकर सो जाती हूँ। सुमन की ऐसी बात सुनकर कोकिला सुमन से कहती है, चुप हो जा पागल, तू अनाथ नहीं है। आज से तू हमारे घर में रहेगी। हम तुझे पसंद करते हैं। कोकिला का इतना कहते ही सुमन उसे जोर से गले लगा लेती है और यूं ही कुछ दिन बीतने लगते हैं। सुमन, कोकिला और महेश तीनों एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। फिर एक दिन सुमन आंगन में कपड़े सुखा रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़ी कोकिला उसे देखकर मुस्कुराने लगती है और उसके पास जाकर कहती है, बेटा सुमन, मैं तुमसे एक बात बोलूं? जी माँ जी, बोलिए। बेटा, तू हमारे घर की बहू बन जा। मैं समझी नहीं माँ। अरे पगली, मैं कहना चाहती हूँ तू मेरे बेटे महेश से शादी कर ले। माँ जी, महेश जी से तो कौन लड़की शादी नहीं करना चाहेगी। अब वो भी इतने अच्छे हैं, मैं कैसे मना कर सकती हूँ। और फिर सुमन महेश से शादी करने के लिए हाँ बोल देती है। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो जाती है। हंसी खुशी तीनों अपना जीवन बिता रहे थे। यूं ही देखते देखते 4 महीने बीत जाते हैं। तभी एक दिन कोकिला अपने बेटे से कहती है, बेटा महेश, इस बार फसल उगाने के लिए तो हमारे पास बीज भी नहीं है और ना ही पैसे है। माँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करता हूँ। महेश तुरंत वहाँ से अपने खेत की तरफ चलता है। शाम तक वह वहीं बैठे रहता है। उसे घर आने में देर हो जाती है। महेश की चिंता में सुमन भी खेत में जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठे महेश को मायूस देखकर वह उसके पास जाकर बोलती है, क्या हुआ महेश जी, आपका चेहरा क्यों लटका हुआ है? कुछ नहीं सुमन, वो माँ की दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है और ऊपर से खेत, अब तो ऐसा लगता है यह बंजर ही रह जाएगा। अरे नहीं महेश जी, ऐसा क्यों बोलते हो? मेरे पास कुछ गहने हैं जो मेरी माँ की आखिरी निशानी है, आप उन्हें बेच दें। नहीं सुमन, नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। पर सुमन बहुत जिद करती है और फिर आखिर में वो गहने बेचने को मान जाता है। दोनों घर जाते हैं। महेश गहने लेकर बाजार की तरफ चलता है और कुछ देर बाद माँ की दवाई लेकर और फसल उगाने के लिए बीज लेकर घर पहुँचता है। अगली सुबह महेश बीज लेकर खेत की तरफ बढ़ता है। फिर खेत में बीज बोकर घर आता है। कुछ महीनों बाद महेश की फसल भी उगने लगती है, लेकिन अचानक पूरे गांव में एक दिन बाढ़ आ जाती है और सभी किसानों की फसलें खराब हो जाती हैं। जैसे ही सुमन को पता चलता है कि महेश की फसल भी खराब हो चुकी है, वह भागी भागी खेत की तरफ जाती है। तभी उसका पैर एक पत्थर से टकराता है और सुमन बाढ़ के पानी में गिर जाती है और बहते बहते वह एक सुनहरे रंग के पेड़ के पास जाती है, जिस पर बहुत सारे सुनहरे लहंगे लगे होते हैं। अरे ये मैं कहाँ आ गई? सुमन के इतना कहते ही उस सुनहरे पेड़ से आवाज आती है, बेटी, तुम देवलोक के रास्ते पर हो और यहाँ से तुम्हारा वापस जाना नामुमकिन है। सुनहरे पेड़ से निकलती हुई आवाज सुनकर सुमन मायूस हो जाती है और कहती है, पर मुझे घर जाना है। मेरी माँ और मेरा पति बहुत परेशान है। हमारे गांव में बाढ़ आई है और हमारी फसल बर्बाद हो चुकी है। सुमन
अपनी सारी परेशानी उस पेड़ को बता देती है। तभी उस पेड़ से आवाज आती है, बेटी, इस पेड़ से तुम एक जादुई लहंगा तोड़कर पहन लो। पहनते ही तुम अपने घर पहुंच जाओगी। और हाँ, यह जादुई लहंगा है, इससे तुम्हारी सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। इतना कहते ही सुमन एक जादुई लहंगा तोड़ लेती है और उसे पहनकर तुरंत अपने घर पहुंच जाती है। और घर पहुंचकर वह महेश और कोकिला को सारी बातें बताती है और उस जादुई लहंगे से कहती है, गांव में पहले जैसी हरियाली हो जाए और उनके घर में सब कुछ ठीक हो जाए। सुमन के इतना कहते ही उस जादुई लहंगे का चमत्कार दिखने लगता है और पूरा गांव पहले के जैसा हरा भरा हो जाता है और सबकी फसलें वैसी की वैसी हरी भरी हो जाती है। उस जादुई लहंगे की शक्ति से वो अपना घर भी बहुत सुंदर कर लेते हैं और कोकिला का अच्छे से इलाज करवाते हैं। इसी तरह कोकिला, महेश और सुमन तीनों प्यार से अपनी जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।